तो ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है और अब हम बात करेंगे चूल्हा ठंडा सियासी फंडा। संदर्भ यह है कि पेट्रोल डीजल के दामों के संदर्भ में तो अब लगभग देशवासियों ने बात करना बंद ही कर दिया है। बात करना बंद इसलिए कर दिया कि दाम इस कदर बढ़ रहे हैं कि समझ में आ चुका है कि इस पर चर्चा करना व्यर्थ है। लेकिन अब उस विषय पर चर्चा करने की जरूरत आन पड़ी है जिसे वर्तमान केंद्र सरकार एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर बताती आई है। उज्ज्वला योजना इस देश के एक बड़े वर्ग के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव लाने के लिए उठाया गया कदम थे, ऐसा सरकार ने बताया था, जिसके तहत निर्धन परिवारों को मुफ्त रसोई गैस का चूल्हा और सिलेंडर उपलब्ध कराया गया था। लेकिन यह सिलेंडर जब दोबारा भरवाना पड़ रहा है तो वो कितना भारी पड़ रहा है, इसी को लेकर सवाल है। सरकारी तेल कंपनियों ने एक बार फिर रसोई गैस के दाम में इजाफा कर दिया। 25 रुपए कीमत बढ़ाई गई है बिना सब्सिडी के 14 किलो वाले सिलेंडर के संदर्भ में। जो कमर्शियल यूज के संदर्भ में सिलेंडर है उसकी कीमत 75 रुपए बढ़ाई गई है। मेरे पास कुछ आंकड़े हैं। 1 अगस्त 2020 को इस देश में 594 रुपए का सिलेंडर मिला करता था और ठीक 1 साल बाद अब जो सिलेंडर की कीमत है वो तकरीबन 875 रुपए के करीब पहुंच रही है। कुल मिलाकर जिस बेहिसाब तरीके से दाम बढ़े हैं उसने सवाल उठा दिया है कि बात हो रही थी कि लोगों की कमाई बढ़ेगी, लोग बता रहे थे कि आपकी आय बढ़ेगी, पर आय बढ़ी नहीं, कमाई बढ़ी नहीं, पर खर्चे बढ़ गए हैं। इसी पर बात करेंगे। 3 खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए मौजूद हैं। हमारे साथ डॉक्टर विनीत पुनिया जी हैं जो सचिव हैं ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के मीडिया विभाग के। हमारे साथ विक्रम सैनी जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के जिम्मेदार विधायक हैं, और साथ साथ वरिष्ठ पत्रकार जोसेफ बर्नार्ड जी भी खासतौर पर इस चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हैं। चर्चा की शुरुआत डॉक्टर विनीत पुनिया जी से करने की कोशिश करते हैं, अगर विनीत पुनिया जी हमसे जुड़ चुके हैं तो, और विनीत जी से ही समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या कुछ उनका इस मुद्दे पर कहना है। उससे पहले लेकिन भारतीय जनता पार्टी के एक जिम्मेदार सांसद हैं, नाम है उनका साध्वी प्रज्ञा। उन्होंने एक कमाल की बात कही। वो कमाल की बात को कार्यक्रम में साझा करते हैं और उसकी रोशनी में फिर विनीत पुनिया जी के पास चलते हैं। एक बार सुनिए साध्वी प्रज्ञा जी क्या कह रही हैं। भोपाल की जिम्मेदार सांसद है। डीजल महंगा, पेट्रोल महंगा, ये महंगाई कुछ और नहीं है, ये कांग्रेसियों की मानसिकता है और फोकट का प्रोपेगेंडा है। तो कोई महंगाई नहीं है, ये केवल कांग्रेस का प्रोपेगेंडा है, ये उनकी मानसिकता है। इसकी रोशनी में विनीत पुनिया जी कुछ कहना आपको? हेलो जी विनीत जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? विनीत जी, मैं विनीत जी के पास थोड़ी देर में लूंगा, जोसेफ बर्नार्ड जी के पास चलता हूं और जोसेफ बर्नार्ड जी आपसे समझना चाहूंगा, आम आदमी के जीवन से जुड़े हुए इतने महत्वपूर्ण मसले के संदर्भ में लगातार जिस प्रकार का फैसला लिया जा रहा है, आप जैसा संजीदा पत्रकार इन फैसलों को किस निगाह से देखता है? जिस उज्ज्वला योजना वाकई में एक उपलब्धि के तौर पर मोदी सरकार की है, जिसके अंतर्गत लोगों को चूल्हे के धुएं से निजात मिलेगी, ये बात कही जाती थी, वो सिलेंडर इस कदर अगर महंगा होता जाएगा तो चूल्हा किचन से बाहर जाएगा कैसे? देखिए, जहां तक मेरा मानना है कि अब गैस सिलेंडर में सब्सिडी खत्म है जी। अब आपने इस पॉइंट को नोट नहीं किया जी। सब्सिडी नहीं मिल रही है जी। और काफी सरकार इस पे एक शब्द नहीं बोल रही जी। और दूसरी बात है कि इकोनॉमी इतनी मैस हो चुकी है, पैसा नहीं है जी। पैसा किससे आ रहा है? तेल से आ रहा है जी। पेट्रोल से आ रहा है, डीजल से आ रहा है जी। ये गवर्नमेंट की जो मैनेजमेंट है वो एक तरह से मैं कहूंगा फ्लॉप तो नहीं लेकिन पसोपेश में है, मशक्कत में है कि क्या किया जाए क्या ना किया जाए। तो ऐसे में इनके पास कुछ और चारा नहीं है, इनको पैसा चाहिए। कोविड के पूर्व जो इकोनॉमी है उसको आगे बढ़ाना है। अब ये देखिए जीडीपी के आंकड़े आए हैं, जीडीपी के आंकड़े जो आए हैं उसको उसमें ज्यादा आपको कुछ होने की जरूरत नहीं है क्योंकि पिछले बार 24% जो है जीडीपी गिर चुकी थी जी। अभी आगे जो कुछ होना कुछ नहीं होगा। तो ये एक मैस हो गया है जी। और इसमें मैं कहूंगा कि कुछ नहीं कर सकती सरकार क्योंकि स्थिति में आ चुकी है वो, और आने वाले समय में मैं बता रहा हूँ आपको और भी ज्यादा झेलना पड़ेगा। अब ये सोचिए कि पेट्रोल और डीजल, पेट्रोल 100 रुपए पार कर चुका है, डीजल 90 रुपीज पे आ चुका है। इसके बावजूद सरकार ये कह रही है, वित्त मंत्री ने कहा है कि हम जो है ड्यूटी एक्साइज ड्यूटी कम नहीं करेंगे जी। अब इसमें सरकार की मजबूरी देख सकते हैं कितनी मजबूर है, मैं कहूंगा कितनी, दूसरे शब्द में कहा जाए कितनी लाचार है सरकार, कितनी लाचार है। जोसेफ बर्नार्ड जी, आप इस बात को तो रेखांकित कर रहे हैं। मेरा आपसे जानना यह है कि उज्ज्वला योजना जैसी महत्वाकांक्षी कार्यक्रम को लागू किया था इस सरकार ने, और जिस कदर रसोई गैस के दाम बढ़ाए गए हैं,
क्या आप ये खतरा महसूस करते हैं कि वो योजना कुल मिलाकर अब विफलता का स्मारक बन के रह जाएगी? क्योंकि इस कीमत पर जो लोग 2 जून की रोटी का जुगाड़ नहीं कर पाते हैं, उनसे ये उम्मीद करना कि वो इतने महंगे सिलेंडर भी खरीद लेंगे और उस पर अपने लिए खाना भी पका लेंगे, रोटी जाती नहीं है। देखिए, एक आंकड़े में उज्ज्वला योजना के दे दूं कि ये जो कहा जाता है कि मुफ्त में दिया जा रहा है कनेक्शन, मुफ्त में नहीं है जी। ये शब्द मीडिया इस्तेमाल कर रहा है। जिसको भी दिया जा रहा है उसका जो कनेक्शन के जो पैसे हैं उसकी ईएमआई कट रहे हैं, आपको पता है। ये मुफ्त योजना नहीं है सरकार। दूसरी, एक आंकड़े और भी आए हैं कि जिनको उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर मिला है वो दूसरा सिलेंडर ले ही नहीं रहे हैं जी। ये संख्या 30 से 40% है जी। ये ऑलरेडी उज्ज्वला योजना बहुत, आप ये कहें बहुत सफल नहीं है, मैं बता रहा हूँ। और अब जो आपकी सब्सिडी खत्म हो गई है तो ये योजना जो है, मैं बता रहा हूँ आपको, गरीब की बिल्कुल दूर ले जाएगी। अब ये कहेंगे सरकार, देखिए सरकार को तो अपना बयानबाजी है, वो कहेगी अब ये, लेकिन हकीकत में है कि उज्ज्वला योजना जो है पूरी तरह से प्रभावित हो चुकी है इन बढ़ते हुए दामों से। ये मैं बिल्कुल योजना पूरी तरीके से धराशायी होने के कगार पर है, ऐसा जोसेफ बर्नार्डी जी का आंकड़ों के साथ कहना है। मैं वापस डॉक्टर विनीत पुनिया जी के पास रुक करता हूं और विनीत जी हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़े हैं। एक बार फिर साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का वो बयान साझा करता हूं विनीत जी, जिसकी रोशनी में आपसे समझना है इस पूरे विषय को। एक बार सुनिए क्या बोल रही है साध्वी प्रज्ञा जी। तो ये लोग एक प्रोपेगेंडा करते हैं कि डीजल महंगा, पेट्रोल महंगा, ये महंगाई कुछ और नहीं है, ये कांग्रेसियों की मानसिकता है और फोकट का प्रोपेगेंडा है। तो कुल मिला के आपकी मानसिकता ने, आपके प्रोपेगेंडे ने देश का माहौल खराब किया हुआ है विनीत पुनिया जी। ये भोपाल से निर्वाचित सांसद साध्वी प्रज्ञा जी का हम सबको कहना है। क्यों कर रहे हैं आप देश के साथ ऐसा सब कुछ? ये आपसे मेरा सवाल है। देखिए, बड़ा स्पष्ट चाहता हूँ जी कि ये घमंड है, अहंकार है, वो भाजपा के सर पे चढ़ के बोल रहा है जी। और ये जो साध्वी जी ने जो बोला है जी। ये सिर्फ साध्वी बोल रहे, ये इनका जो सत्ता का जो मानसिकता है, सत्ता की जो मानसिकता है, और सारी बीजेपी यही कह रही है कि जो भी आज अगर महंगाई की बात करता है तो या तो वो बिका हुआ पत्रकार है जी, या वो कांग्रेस का आदमी है, या वो कोई सिरफिरा है जिसको सामान्य जानकारी नहीं है जी। बेसिकली मैं 2-3 बातें मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो मैं आपको एक चार्ट दिखाना चाहता हूँ जी अगर आप देख पा रहे हैं तो मैं आपको नजदीक लेके आ रहा हूँ। ये चार्ट है जी इस चार्ट में आप देखेंगे जी विनीत जी। जब कांग्रेस की सरकार थी जब कांग्रेस की सरकार थी तब 885.2 यूएस डॉलर था प्रति मीट्रिक टन जो हमारा एलपीजी गैस जो आता है सऊदी अरामको जो माना जाता है जी। वो 885 और 880 था जी। जिसके टाइम पे हम 399 रुपए से 410 रुपए के बीच में प्रति सिलेंडर देते थे। जी। आज जो 653 पे आ गया है, $653 प्रति मीट्रिक टन जी। उसमें सरकार कहती है कि बहुत महंगा हो गया और हम दे नहीं सकते हैं और इसलिए हमने आपको 885 रुपए दिल्ली में जी 911 रुपए कोलकाता में आपका एक गैस सिलेंडर हो गया है जी। तो ये जो सरकार है इसने वास्तव में क्या किया है, मैं सुन रहा था जोसेफ जी को, उन्होंने बिल्कुल सही बात बोली कि बेसिकली इस गवर्नमेंट ने सब्सिडी को खत्म कर दिया है। मैं ज्यादा आंकड़े नहीं देना चाहूंगा, सिर्फ एक मोटा आंकड़ा दूंगा आपको, लेकिन उससे आपको पूरी स्थिति समझ आ जाएगी। जब कांग्रेस की सरकार थी तो कांग्रेस इसको समझती थी कि महंगाई पर असर, सीधा असर जिस चीज का पड़ता है वो फ्यूल्स का पड़ता है, गैस का पड़ता है जी। और सोई गैस दोनों की बात कर रहा हूं मैं जी। तो जैसे ही आप पेट्रोल डीजल बढ़ाते हैं सीधा ट्रांसपोर्टेशन बढ़ जाती है जी। जैसे ही आप गैस बढ़ाते हैं दूसरी चीजों की, खाने पीने की चीजों की कॉस्टिंग बढ़ जाती है जी। तो सीधी महंगाई बढ़ती है, सीधा असर आम जनता पर पड़ता है, गरीब पर पड़ता है। तो कांग्रेस जब थी तब मैं आपको याद होगा कि 2012 में, 2013 में, 2014 में इंटरनेशनल प्राइस बहुत हाई थे क्रूड ऑयल के, सारे जो कुछ इंटरनेशनल हालात ऐसे थे जिसके कारण बहुत महंगा था। जो क्रूड आज हमें 70 मिल रहा है, $70 पर बैरल मिल रहा है, उस समय वो $140, $120, $130 रेंडमली रहता था, लगातार रहता था। तो उसके कारण मैं आपको सिर्फ एक आंकड़ा दे रहा हूं, 2012-13 में हमारी सरकार ने 1,64,387 करोड़ जी
मैं दोबारा बता रहा हूं, 1 लाख, क्योंकि भारी आंकड़ा है जी। 1,64,387 करोड़ 2012-13 में, 13-14 में 1,47,025 करोड़ जी। जो कि अब आज की सरकार सिर्फ 12,231 करोड़। जी। आप देखिए 12 गुना इन्होंने सब्सिडी खत्म कर दी है। जी। तो स्वाभाविक रूप से जब आप सब्सिडी खत्म करोगे, और ये पहली सरकार है जिसने इसके ऊपर एलपीजी पे 5% टैक्स लगाया है, जीएसटी लगाया है। जी। तो जो 5% जीएसटी दे रहे हैं, आप 900 रुपए के ऊपर आप समझ लीजिए, हर 900 रुपए पर 45 रुपए आप जीएसटी भी दे रहे हैं। जी। ये सरकार बेशर्मी की, बेहयाई की हद है, मैं कहना चाहता हूं। बेशर्मी बेहयाई की हद है, ये विनीत पुनिया जी का कहना है। पर विक्रम सैनी जी मेरे साथ में हैं, भारतीय जनता पार्टी के जिम्मेदार विधायक हैं, और उनसे जानना है विक्रम जी कि आपकी सरकार आने के बाद तो ये बताया गया था कि आप किसानों की आय दुगना करने वाले हैं। इस देश का बहुसंख्यक वर्ग तो किसानी और मजदूरी से ताल्लुक रखता है। तो आपसे जानना है कि क्या वाकई हम लोगों की आय दुगनी हो गई है, इसीलिए इन सबके दाम दुगने होते जा रहे हैं? थोड़ा रोशनी देंगे, या हमारे तो सुनने में कोई कमी हो गई थी, आप बढ़ाने वाले थे दाम और हमने समझा था वेतन, तो इसलिए कोई गड़बड़ हम लोगों से हो गई? थोड़ा बताएंगे हमें। ऐसा है, सरकार की मंशा किसानों की आमदनी दुगनी है जी। और दुगनी भरने का प्रयास कर रहा है। चाहे किसान को सम्मान निधि दी जा रही है 2,000 रुपये, इस तरह से जी। 6,000 रुपये एक साल में 3 किस्तों में और 2,000 की, और चाहे उन्नत बीज का तैयार करके उत्पादन करके किसानों को किया जाता है। जी। तो ये सब चल रहा है। नए बीज बन रहे हैं जो हम देखते थे जब हम छोटे थे, तो गन्ना जो पौधा होता था वो 20-25 कुंटल का बीघा निकलता था। हमारे यहाँ छोटा बीघा है और आज वो 100 कुंटल का बीघा निकल रहा है। जी। तो आमदनी तो मैं समझता हूँ दुगुनी क्या 3 गुना होगी। रेट भी ठीक है, और गैस मैं समझता हूँ कि ये महंगी होनी नहीं चाहिए, जी। सस्ती होनी चाहिए, और सरकार को कंट्रोल रखना चाहिए। मैं इसके रेट बढ़ने में सहमति नहीं दे सकता जी। लेकिन सरकार की कोई मजबूरी होगी, रेट बढ़ रहे हैं। लेकिन मैं निवेदन करूंगा प्रधानमंत्री से कि कुछ भी करे, रेट को कंट्रोल में लाना चाहिए। विक्रम सैनी जी जन नेता हैं, बोल रहे हैं कि आय वाय जो भी बढ़ी वो तो ठीक है, पर फिर भी ये दाम नहीं बढ़ने चाहिए। और जोधे बर्नाड जी, आप तो सुधी पत्रकार है, आप थोड़ा रोशनी देंगे। शायद ही कोई व्यक्ति होगा जो बोलेगा कि रेट बढ़ने चाहिए, पर फिर भी रेट बढ़ रहे हैं और लगातार बढ़ रहे हैं। 17 अगस्त को बढ़े थे और फिर 2 सितंबर को भी बढ़ गए। क्यों है ऐसा? सरकार इन भावनाओं से परे फैसले क्यों ले रही है? एक मजबूत सरकार होने का दावा करने के लिए, एक सख्त सरकार का दावा करने के लिए, किस लिए? मैं पहले तो विक्रम सैनी जी का बहुत ही मैं धन्यवाद कहूंगा कि बीजेपी के एक ऐसे प्रवक्ता से मिला हूं अभी जी। कि जो वाकई उन्होंने कहा कि आम आदमी के लिए सरकार को कुछ करना चाहिए। कम से कम ये जोश तो दिखाया जी। एक हिम्मत तो दिखाई विक्रम सैनी जी ने, वरना लोग सेव करने लग जाते हैं कि नहीं हम लोग बिल्कुल ठीक बढ़ा रहे, ये कर रहे, वो कर रहे। देखिए ओवरऑल इकोनॉमी को आप समझिएगा। इकोनॉमी आज की तारीख में सरकार ने पिछले देखो ये जो बीजेपी सरकार है, पहले 4 साल तो बिल्कुल ठीक रहा इनका जी, बहुत ज्यादा। लेकिन दूसरे जो काल है इनका, उसमें कई तरह की जो विपदाएं आ गई, वो इनको संभाल नहीं पाए तरीके से, या तो जज नहीं कर पाए या मैनेज नहीं कर पाए, दोनों बातें हुई हैं। उसका कारण क्या हुआ कि वित्तीय घाटा बढ़ता चला गया। आज की तारीख में आप जानते हैं कि हमारे ऊपर कितना कर्ज है जी। 90% ऑफ जीडीपी चला गया हमारा, मे बी 100% क्रॉस कर जाए, ये बहुत बड़ी बात है। हम लोग नहीं चला, ये सरकार जो इकोनॉमी के फ्रंट पे बिल्कुल इधर उधर की बातें कर रही है, तो ऐसे में लाचार है। अब बताइए कि ये पिछले 2 सालों में 2 लाख करोड़ रुपए सिर्फ पेट्रोल और डीजल से सरकार ने कमाए जी। क्या सरकार नहीं जानती कि इससे महंगाई पे क्या असर पड़ेगा जी, आम आदमी पे क्या असर पड़ेगा? कहीं ना कहीं देखिए, मैं इस साफ करूंगा कि ये सरकार जो है मैनेजमेंट करने, इकोनॉमी को मैनेज करने में बिल्कुल विफल है। हमें इस वक्त जो है सरकार को, देखिए मेरा एक मानना है बिल्कुल निष्पक्ष पद में, इस सरकार को सभी लोगों को, जो इकोनॉमिस्ट है, जो बड़े बड़े लोग, उनको बुलाना चाहिए
जी। पता नहीं चाहिए कि ये क्राइसिस हमारे पास है, ये स्थिति हमारे पास है, क्या करा जाए। बस आप बढ़ाए जा रहे हैं, आप ये गैस बढ़ा रहे हैं, आप ये नहीं सोच रहे कि आम आदमी की। और दूसरी बात कही इन्होंने आमदनी की बात, जी। मैं इससे थोड़ा नाखुश हूं। आमदनी कितनी बड़ी बताइए, आज की तारीख में नौकरी कितनी जा रही है, सैलरी कितनी कट रही है लोगों की, मैं बता रहा हूं। लोग बड़ी बड़ी कंपनियों में मैंने सुना है कि लोगों ने सैलरी काटी, जी। तो कहां आमदनी बढ़ रही है। तो ये जो ये थोड़ा सा विक्रम सैनी जी से मैं इस्तेमाल नहीं रखता, लेकिन अब सरकार के पास एक ही रास्ता है, मैं बता रहा हूं आपको हिमांशु, जी। कि सरकार को अब खुले मन से इकोनॉमी पे ये बात स्वीकार कर लेनी चाहिए कि बस हम लोग जो कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक नहीं। जी। हमको सबको साथ लेके, वो कहते हैं ना सबका साथ सबका विकास, ये जो नारा है जो बीजेपी ने दिया है, तो सरकार को भी सबको इकोनॉमी के मोर्चे पर बड़े बड़े दिग्गज है जी। उनको लेके साथ चलना चाहिए, वरना ये बढ़ता जाएगा, बता रहा हूं आपको। मेरा जोसेफ जी आपसे एक सवाल है। जनता के स्तर पर दुख है, जनता के स्तर पर तकलीफ है, जनता के स्तर पर परेशानी है, और इस देश में सरकार भी जनता की चुनी हुई है, पर फिर भी वो ऐसे फैसलों पर कायम रह रही है। किस लिए? कि विपक्ष के तौर पर कोई दम दिखाई नहीं देता, कोई विकल्प दिखाई नहीं देता, इसलिए लगता है कि हम जो भी करेंगे क्या कर लेंगे। नहीं, देखिए ये आप थोड़ा सा, मैं बहुत आपसे थोड़ा वो इत्तेफाक रखता हूँ, क्योंकि इस सरकार को लगता है कि ये जो सरकार जो जीत रही है जी। वो आर्थिक मुद्दों पे नहीं जीत रही है, मैं साफ तौर पे कहता हूँ। जी। अब देखिए ना, जहां जहां चुनाव होते हैं वहां आर्थिक मुद्दे उठाए जाते हैं नहीं, नौकरी पे बात की जाती है नहीं, जी। इकोनॉमी पे बात की जाती नहीं, इकोनॉमी से इतर जो इशू है, और सरकार को ये लगता है कि उसी में उसको वोट मिलेगा। जी। जिस दिन सरकार को एहसास हो जाएगा और जिस दिन लोग जागृत हो जाएंगे, नहीं हमें इकोनॉमी पे, हमें विकास पे, हमें महंगाई पे, हमें बेरोजगारी पे वोट करना है, तब किसी सरकार की हिम्मत नहीं होगी कि वो पेट्रोल के दाम। बड़े महत्वपूर्ण टिप्पणी है जोसेफ बर्नार्ड जी की, और मैं उसी मुद्दे को लेकर डॉक्टर विनीत पुनिया जी आपके पास में रुक करता हूं। उनका कहना है कि चुनाव में मुद्दे ये बन ही नहीं पाते, आर्थिक रूप से अव्यवस्था की स्थिति बन गई है, सरकार आर्थिक मुद्दे पर संभाल नहीं पा रही है। लेकिन मेरा सवाल यह है कि क्या विपक्ष जनता से जुड़े हुए इस मसले को मुद्दा बना पाने में, विषय बना पाने में कामयाब हो पा रहा है? और नहीं हो पा रहा है तो क्यों नहीं हो पा रहा है? मैं इसमें मीडिया को दोष नहीं देना चाहता जी। लेकिन बिल्कुल साफगोई से बहुत ही साफ बात करना चाहूंगा, और मुझे पूरा भरोसा है आप भी मेरी बात से सहमत होंगे और दर्शक जो देख रहे हैं वो भी मेरी बात से सहमत हो जाएंगे। जी। देखिए, विपक्ष की जो ताकत होती है, सबसे बड़ी ताकत होती है उसकी इंस्टीट्यूशंस, देश की इंस्टीट्यूशंस। जी। देश में जो इंस्टीट्यूशंस हैं, सीएजी है, सीबीआई है, सुप्रीम कोर्ट है, कोर्ट में कह देता हूं, जुडिशरी है, मीडिया है, ये सब, और पार्लियामेंट है, ये सब इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, और इसी तरह से विपक्ष भी एक हिस्सा है इसी सिस्टम का। विपक्ष को जो सबसे ज्यादा मदद करते हैं वो सब इंस्टीट्यूशंस की जो इम्पार्शियलिटी होती है वो मदद करती है। लेकिन पिछले 7 साल में हमने देखा है एक ऐसा माहौल बना दिया गया है, अगर आप कोई गंगा के किनारे अगर लाशों का ढेर लगा हुआ है और वहां पे उसकी फोटो लगाएंगे तो आपके छापे पड़ जाएंगे। अगर आप कुछ भी कहेंगे तो आपको बाजारू पत्रकार कह दिया जाएगा, बिका हुआ पत्रकार कह दिया जाएगा। अगर आप सच्ची बात उठाएंगे तो, अगर आप सच्ची बात उठाएंगे तो आपको नौकरी से निकलवा दिया जाएगा। मैं सब संस्थानों की बात नहीं कर रहा, मैं जिस टॉक शो पे बात कर रहा हूं मैं बहुत इज्जत करता हूं, और मैं ये बहुत ही कम चैनल्स हैं जहां पे मैं जाता हूं और जाना पसंद करता हूं, ये आप भी उसमें से एक हैं। तो मैं ये बात निश्चित रूप से आपके लिए नहीं है, लेकिन मैं एक जनरल बात कर रहा हूं कि जब तक मीडिया सच्चे मुद्दों को नहीं उठाएगा तब तक विपक्ष क्या कर पाएगा। देखिए, विपक्ष की ताकत होते हैं लोग, विपक्ष की ताकत होते हैं मुद्दे, और विपक्ष की ताकत होते हैं मीडिया। विपक्ष लगातार हर मुद्दे को उठा रहा है, और मैं आपको सच बताऊं, जितना पुरजोर विरोध इस 2 साल में कोविड होने के बावजूद कांग्रेस ने किया है, मैं रिकॉर्ड पे कह रहा हूं, उतना विरोध बीजेपी ने विपक्ष में रहते हुए नहीं किया। लेकिन हमारा मीडिया ऐसे दिखाता है, ऐसे बताता है, देखिए बीजेपी विरोध करती थी, सड़कों पर उतरती थी, आप कब सड़कों पे उतरेंगे। लेकिन हम हर रोज विरोध करते हैं, हम हर रोज सड़कों पे उतरते हैं, जिला लेवल पे प्रदर्शन कर चुके हैं, पूरे देश में ऑनलाइन मूवमेंट चला चुके हैं, पूरे देश के सभी राजधानियों में प्रदर्शन कर चुके हैं,
देश की राजधानी में प्रदर्शन कर चुके हैं, लेकिन उस सब को गौण कर दिया जाता है और मुद्दे को हटाकर भटका दिया जाता है। तो मैं इसको बड़ा साफ साफ कहना चाहता हूं, विपक्ष अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है, लेकिन ऐसा माहौल बनाया जाता है जिससे विपक्ष को हे दिखाया जाए, उसको कमजोर साबित किया जाए कि किसी ना किसी तरह। आप ये नहीं पूछेंगे कि बीजेपी ये क्यों कर रही है, मतलब आपका मतलब मेरा आपसे नहीं है, लेकिन पूछा जाता है कि विपक्ष इस मुद्दे को क्यों नहीं उठा पा रहा। मतलब विपक्ष उठा रहा है और हम हर जगह उठा रहे हैं और हम आगे भी उठाएंगे। और मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं कि कांग्रेस इस पूरे मामले पर, कल श्री राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, और सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, हम इस मुद्दे पर आंदोलन कर चुके हैं और हम आगे भी आंदोलन करेंगे। हम आगे भी आंदोलन करेंगे, ये विनीत पुनिया जी आपका कहना है। देखिए, आप इस संदर्भ में कोई दृष्टि देंगे कि सरकार ऐसे संवेदनशील मुद्दे पर, पेट्रोल डीजल या रसोई गैस, ये किसी क्लास का विषय नहीं है, आम जनता से जुड़ा हुआ विषय है, उस पर भी इस तरीके के फैसले, जब 25 रुपए कीमत 17 अगस्त को बढ़ाई गई थी तब भी विरोध किया था, पर हम देख रहे हैं आज भी बढ़ा दिए गए। पिछले एक साल में 200 रुपए से ज्यादा कीमत केवल रसोई गैस की बढ़ी है। 25% से भी ज्यादा का इजाफा अगर आज की कीमत के हिसाब से देखें और तत्कालीन कीमत के हिसाब से देखें तो तकरीबन 50% कीमत बढ़ा दी गई। सरकार ऐसे फैसले ले कैसे पा रही है? इस संदर्भ में तो कोई दृष्टि आपके भी जहन में होगी। आप विरोध कर रहे हैं, दमदारी से विरोध कर रहे हैं, जनता के बीच में पहुंच रहे हैं, पर फिर भी सरकार फैसले ले रही है और लगातार ले रही है। ये मैं कहूंगा कि सरकार का दम्भ है और सरकार का घमंड है, और सरकार को लगता है कि सारा मीडिया हमारे साथ खड़ा है। कोई एक्चुअली क्या हो क्या रहा है आप देखेंगे, दर्शक भी मुझसे सहमत होंगे, कितने टीवी चैनल्स हैं जो इन मुद्दों पर डिस्कशन कर रहे हैं, कितने अखबार हैं जो ये खबरें छापते हैं। आप देखेंगे कि पेट्रोल डीजल में हर रोज बढ़ोतरी होती है, कोई नहीं छापता है। आपको वो खबर कहीं देखने को नहीं मिलती है। इतने प्रदर्शन होते हैं वो कहीं देखने को नहीं मिलते हैं, और अगर होते भी हैं तो जिला लेवल पर छाप के छोटे देश में छपता था। आज मैं कहना चाहता हूं कि ये 290 रुपए सरकार ने 1 नवंबर 2020 के बाद 290 रुपए गैस के, एलपीजी गैस के रेट बढ़ा दिए हैं। और मैं देख रहा कि जब से ये शुरू हुआ, आपने डेली प्राइसिंग शुरू की सरकार ने, उसके बाद तो लगातार जब शुरू की थी, मैं आपको सिर्फ याद दिलाऊंगा, तब 73 रुपए था पेट्रोल, और मतलब बेसिकली सारा का सारा सामान, इनका सारा का सारा ध्यान इस बात पे होता है कि किसी भी तरह से मुद्दों से भटकाया जाए। हमें जब तक जनता, बहुत सही बात कही जोसेफ जी ने, कि बेसिकली जब तक जनता सही मुद्दों पर, आर्थिक मुद्दों पर वोट नहीं डालेगी, इनके घमंड को जब तक चूर नहीं करेगी, तब तक ये बात नहीं समझने वाले। कुल मिलाकर आर्थिक मुद्दे को विषय बनना होगा मतदान के दौरान। इस तरफ जोसेफ बर्नार्ड जी ने जो दलील दी है उसके साथ इत्तेफाक रख रहे डॉक्टर विनीत पुनिया। लेकिन मैं विक्रम सैनी जी, आखिरी बातचीत के लिए आपके पास रुक कर रहा हूं। आपने स्वयं कहा जनता की बात पर ध्यान देना चाहिए, जनता की तकलीफ के संदर्भ में मैं भी निवेदन करूंगा। जानना यह आपके निवेदन पर कोई ध्यान क्यों नहीं देता? पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम बढ़ रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कीमतों के चलते नहीं बढ़ रहे हैं। सरकार ने जिस बेहिसाब तरीके से टैक्स थोप दिया हमारे ऊपर, उसके कारण बढ़ रहे हैं। क्यों इतने बेपरवाह हो गए हमारे दुख तकलीफ के संदर्भ में आपकी सरकार चलाने वाले लोग? ऐसा है, मैं इतना बड़ा नेता तो हूँ नहीं जी कि मैं राष्ट्रीय स्तर का नहीं, मैं क्षेत्रीय स्तर का नेता हूँ, कार्यकर्ता हूँ पार्टी का। मुझे इतना पता है, 1962 का जब युद्ध हुआ था तब 4000 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा भूमि चीन ने कब्जा ली थी। नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। एक ही भूमि कब्जा लेने की बहुत सारे कारण होते हैं, रेट बढ़ने के, टैक्स लगाने के। चीन के तरफ लगभग 2 लाख 3 लाख हमारी सेना, हमारे टैंक, हमारे हथियार। अफगानिस्तान में आफत आ रही है, प्रत्येक भारतीय को लाया जा रहा है, उसमें भी कुछ खर्च होता होगा, ये टैक्स ही तो पूरा होता होगा भाई। विक्रम सैनी जी ने कमाल का फॉर्मूला निकाला है। उनका कहना है कि चीन के खिलाफ सेना की तैनाती करनी पड़ी है, बहुत खर्चा हो रहा है, कहां से आएगा? अफगानिस्तान में दुनिया भर का गदर हो रहा है, वहां से लोगों को निकालना है, उसमें भी पैसे खर्च हो रहे हैं, इसके लिए भी व्यवस्था चाहिए।
तो पैसा कहां से आएगा? सवाल है विक्रम जी के। विनीत पुनिया जी के अंदर इच्छा है इस सवालों का जवाब देने की। जी विनीत जी, जोसेफ भी जानना चाहते हैं। आखिरी बातचीत जोसेफ जी आपके साथ ही करूंगा, एक बार विनीत जी का हस्तक्षेप ले लेते हैं। देखिए, ये जो इन्होंने कहा जी, ये इनकी जो धन की जो बिल्कुल जनता जानना चाहती है कि 4,53,000 करोड़ पिछले साल इन्होंने लिए पेट्रोल डीजल से। जी, सिर्फ पिछले साल में, एक साल में जी। 4,53,000 रुपए, जी, 4,53,000 करोड़ रुपए, सॉरी, जी, इन्होंने एक साल में लिए और पिछले 7 साल में 23 लाख से ज्यादा ले चुके हैं। 23 लाख करोड़ जी। से ज्यादा ये ले चुके हैं। लेकिन ये ऐसे ही व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जो आर्गुमेंट्स हैं, जी। उसी के सहारे लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है, मूर्ख बनाया जा रहा है। और जब तक जनता नहीं जागेगी ये ऐसे ही चलेगा। ये कहना है डॉक्टर विनीत पुनिया का। 23 लाख करोड़ 7 साल में। राहुल गांधी भी बोल रहे थे केवल पेट्रोल डीजल से सरकार ने कमाया है। हम पहले देश का अर्थशास्त्र पढ़ते थे तो ये जानते थे कि सरकार जो कुछ भी कमाती है उसमें से एक बड़ी राशि पेट्रोल डीजल और रसोई गैस पे सब्सिडी के तौर पे खर्च करने के लिए मजबूर रहती है ताकि लोगों को सस्ते दामों पर ईंधन की सुविधा मिल सके। अभी दृष्टिकोण बदला हुआ है। जोसेफ बर्नार्ड जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उनकी बात को आखिरी टिप्पणी के तौर पर लेते हैं। जी जोसेफ जी। देखिए डॉक्टर साहब, मैंने पहले ही बोला था कि ये इमोशन गेम हो रहा है जी। इसलिए जो है ना, सरकार जानती है कि यहाँ के लोगों को इमोशनली आप ब्लैकमेल कर सकते जी। और वही खेल चल रहा है। जी। इसलिए आर्थिक मुद्दे बिल्कुल पीछे छूट गए हैं। जी। धर्म, जाति, इस तरह की इमोशंस, जैसे उन्होंने बोला कि वहां खर्च हो रहा है, ये खर्च हो रहा है, देशभक्ति, ये मुद्दे अब बहुत आगे आ गए। जब उसको सरकार को पता है कि इस मुद्दों से हम जीत सकते हैं तो इसलिए वो बिल्कुल सीना तान के बढ़ा रहे हैं। और यहाँ मुद्दा यही है कि कब यहाँ के लोग जब इन मुद्दों को समझेंगे कि देश को आगे बढ़ाना है, हमारे बच्चों को नौकरी चाहिए, अगर आर्थिक मुद्दों को लेके आगे आएंगे तब सरकार पे दबाव बनेगा। फिर तब सरकार ऐसा नहीं कर पाएगी। तब सरकार ऐसा नहीं कर पाएगी। कुल मिलाकर अगर हम बातचीत के बर पर पहुंचे हैं तो आज की बातचीत का सार यह है कि सवाल रसोई गैस के दामों का बढ़ना मात्र नहीं है, उससे भी बड़ा सवाल है देश की अर्थव्यवस्था या देश की प्रगति। बर्नार्ड साहब इस नतीजे पर पहुंच रहे हैं कि कहीं ना कहीं मौजूदा आपदा के दौर में आर्थिक नीतियों के मुद्दे पर हम फेल हो रहे हैं और इसलिए इस प्रकार के कदम उठा रहे हैं। दुर्भाग्यपूर्ण पहलू यह है कि चूंकि अर्थ का मुद्दा चुनाव का मुद्दा नहीं बन पा रहा है, बाकी इमोशनल मुद्दों पर हम चले जाते हैं, इसलिए इस विफलता के संदर्भ में हम अपना ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। तय है, अगर देश को बचाना है, देश के भविष्य को संवारना है तो आर्थिक व्यवस्था से जुड़े हुए इन मुद्दों पर गंभीर विमर्श की और सही फैसले लेने की जरूरत है। एक रसोई गैस, पेट्रोल या डीजल, ये एक सरकार का मात्र लिया गया फैसला नहीं बल्कि इस देश के करोड़ों लोगों की जिंदगी से जुड़ा हुआ मसला है। उम्मीद है कि जो जिम्मेदार पदों पर हैं वो हमारे इस दुख, इस दर्द, इस तकलीफ को कहीं ना कहीं समझेंगे और उसकी रोशनी में कोई सही फैसले लेंगे। आप तीनों मेहमानों को बहुत बहुत धन्यवाद इस अहम चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय है अब आज के शेर का। हमारा आज का शेर महंगाई की इस विभीषिका को ही समर्पित, जो ये कहता है, क्या खबर खुद को ही अब बेचना पड़ जाए यहां, कि क्या खबर खुद को ही अब बेचना पड़ जाए यहां, किसको मालूम सितम कैसे ये महंगाई करे। नियाज हुसैन लखवीरा ने महंगाई के भय से जो ये कलम उठाकर लिखा है वो इस समय हकीकत बनता हुआ महसूस हो रहा है। जरूरत है कि हुक्मरान तुरंत इस विषय को संज्ञान में ले और इस प्रकार के फैसलों से हम सबको बचाए। इसी के साथ अब मुझे दीजिए, कल फिर मिलते हैं नए विषयों के साथ। प्रणाम।